हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त खुश होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th के एसएसटी इतिहास का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। दोस्तों, तो आज आप लोगों को जो है यूरोप की शेयर कराऊंगा और यूरोप के अंदर जो है 18वीं शताब्दी के अंदर कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, उसके बारे में आज बढ़िया से बिल्कुल जमकर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप कक्षा 10th में नहीं भी हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप का पढ़ाई लिखाई नहीं करते, फिर भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है नॉलेजेबल पता होने वाली है। दोस्तों, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देखिए दोस्तों, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है दोस्तों, हमें क्या पता है? हमें एक चीज़ पता है कि यूरोप क्या है। दोस्तों, यूरोप एक महाद्वीप है जिसके अंदर कितने देश आते हैं दोस्तों? जिसके अंदर वर्तमान में 50 से अधिक देश आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाँ, इसी के अंदर जो है आपका फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, जर्मनी, ये सारे देश इसी महाद्वीप के अंदर आते हैं दोस्तों। तो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इतिहास के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? मैं आप लोगों को इतिहास के अंदर पढ़ाऊंगा कि यूरोप के अंदर जो है 18वीं शताब्दी या सेंचुरी जिसको बोला जाता है दोस्तों, उसके अंदर ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिसकी वजह से जो है यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हो गया। ठीक है, देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश के लिए, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश को प्रगति पर बढ़ाने के लिए उसके जो नागरिक होते हैं उनके अंदर क्या होती है दोस्तों? उन सभी नागरिकों के अंदर जो होती है समान समान चेतना होती है। यानी कि उन सभी नागरिकों की जो मानसिकता होती है वो एक हो जाती है। वो लोग ये नहीं सोचते कि हम अलग जाति के हैं, अलग धर्म के हैं या अलग भाषा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, भाषा हो गया, जाति हो गया, धर्म हो गया, इन सब चीज़ों से ये लोग ऊपर उठ जाते हैं और सबकी समान चेतना हो जाती है। सब अपने देश को जो है आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। तो जब ऐसी मानसिकता किसी देश के नागरिकों की हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? राष्ट्रवाद, जिसको इंग्लिश में हम लोग नेशनलिज्म बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं भारत का आपको उदाहरण दूँ तो भारत के अंदर क्या है? भारत के अंदर अलग अलग जातियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग धर्म हैं, लेकिन सभी जब भारतीयता की बात आती है तो सब लोग एक हो जाते हैं। सब अपनी जातियाँ भूल जाते हैं, धर्म, भाषा, संस्कृति, सब अपने देश के बारे में सोचने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कुछ जो एक घटना है राष्ट्रवाद की, वो कहाँ पर हुई थी? यूरोप के अंदर हुई थी। कौन सी शताब्दी में हुई थी? 18वीं शताब्दी में हुई थी। याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी का मतलब होता है 1701 से लेकर दोस्तों 1799, इसके बीच के को हम क्या बोलते हैं? 18वीं शताब्दी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से फिर अगर मैं बोलूँगा कि 19वीं शताब्दी, तो 19वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है कि 1801 से लेकर 1899 के बीच का जो एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे? 19वीं शताब्दी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है यूरोप के बारे में और राष्ट्रवाद के बारे में पता चल चुका होगा। तो मैं आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर जो है पूरे यूरोप का इतिहास बताऊंगा और कुछ कहानियों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो मेरी बात को जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं शायद इस पे अच्छी तरह से लिख ना पाऊँ, लेकिन मेरी बात को अगर आप सुनेंगे, कहानी को बिल्कुल निरंतर सुनेंगे, तो आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का समझ में आ जाएगा। अगर आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर इसके बाद वाला जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, वो तो आपको छुटकी बजाते समझ आ जाएगा। चलिए देखिए, राष्ट्रवाद पर जो है फ्रेडरिक सोर्यू के विचार क्या हैं? एक विचारक हैं यूरोप के, उन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में क्या बोला है, तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या बोला है राष्ट्रवाद के बारे में। देखिए, फ्रेडरिक सोर्यू ने क्या बोला है? 1848 में फ्रांसीसी कलाकार, ठीक है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू ने 4
चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जा सके। उसके शब्दों में जनतांत्रिक, जनतांत्रिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा तंत्र जिसका जो है निर्माण किसकी सहायता से किया जाता है? जनता अपने वोटों से करती है। जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना है। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। यानी कि वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं समाज के अंदर, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानेंद्र की मशाल और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वज जो हैं, ध्वज पड़े हुए हैं। देखिए, निरंकुश का मतलब क्या होता है? निरंकुश का मतलब होता है कि जो अपनी जनता से बातचीत ना करे, ठीक है, जो उसको अच्छा लगे वही नियम देश के ऊपर लागू कर दे, तो उसको बोलते हैं निरंकुश। ठीक है, किसी उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध, उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि कई सारे राजा वगैरह जो होते थे निरंकुश होते थे, और जब राजा निरंकुश होता है तो जो प्रजा होती है वो परेशान होकर के एक दिन अपने निरंकुश राजा के खिलाफ क्या कर देती है? क्रांति कर देती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में 1789 फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। याद रखिए, यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की जो चिंगारी फैली है वो किसकी वजह से फैली है? यूरोप में राष्ट्रवाद की चिंगारी जो फैली है, यूरोप में एक देश पड़ता है जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस के अंदर जो है 1700, फ्रांस के अंदर जो है दोस्तों 1789 के अंदर, कब? 1789 के अंदर फ्रांस के अंदर क्रांति हो जाती है। और वो क्रांति कैसे होती है? वो क्रांति होती है राष्ट्रवाद के नाम पर। ठीक है, फ्रांस के जो लोग होते हैं अपने राजा से इतने परेशान हो जाते हैं कि समाज के अंदर जो है, जो पढ़ा लिखा तबका था, जागरूक तबका, वो जो है राजा के खिलाफ क्या कर देता है? बगावत कर देता है। और जब वो राजा के खिलाफ बगावत कर देता है, और बगावत किस आधार पर किया जाता है? राष्ट्रवादी भावना के आधार पर सबको जोड़ा जाता है। जो समाज की प्रत्येक जनता जो होती है दोस्तों, वो जो होती है वो फ्रांसीसी क्रांति के अंदर हिस्सा लेती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? देखिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। याद रखिएगा, राष्ट्रवाद, यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद फैला है वो उसकी चिंगारी कहाँ से उठी थी? फ्रांस के अंदर से उठी थी। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीति और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गए। याद रखिए, फ्रांस के अंदर पहले किसका राज था? फ्रांस के अंदर पहले राजतंत्र था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति 1789 के अंदर तो वहाँ पर क्या आ गया? वहाँ पर जनतंत्र आ गया। ठीक है दोस्तों, तो सत्ता जो है राजा से निकल करके प्रजा के हाथ में चली गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, यानी कि अब लोग मिलकर के डिसीजन लेंगे कि कैसा देश बनाना है, किसको अधिकार देने, किसको नहीं देने। यानी कि पहली बार होगा कि जो पॉलिसी बनाने का जो अधिकार होगा, नीति बनाने का अधिकार होगा, वो राजा के हाथ से आकर के किसके हाथ में आ जाएगा? प्रजा के हाथ में आ जाएगा। उसकी नियति तय करेंगे, यानी कि जो प्रजा है वो अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखेंगे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। अब देखिए, फ्रांस की क्रांति ने जो है पूरे यूरोप को जो है एक नया दिशा दे दिया। ठीक है दोस्तों, हाँ। उसके बाद में क्या हो गया दोस्तों? उसके बाद में देखिए, 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप में के बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव, साझा इतिहास या साझा विरासत, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। देखिए, किसको बोलते हैं राष्ट्रवाद? ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बात की गई ना, राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान, यानी कि हम सब क्या हैं? हम सब भारतीय, हमारी ये पहचान है। उसके बाद में भाव, यानी कि समान भाव है कि देश को जो है विकसित करना है। साझा इतिहास, यानी हमारा साझा इतिहास है। विरासत, ये सारी चीज़ें किस चीज़ को जन्म देती है? सारी चीज़ें जन्म देती हैं किसको दोस्तों? ये सारी चीज़ें जो है राष्ट्रवाद को जन्म देती हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ। देखिए, उदाहरण अगर आपको मैं समझाने का प्रयास करूं, अगर आप में से किसी बच्चों को समझ में ना आए राष्ट्रवाद किसे बोलते हैं, तो देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब होता है जब इंडिया के अंदर क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा होता है और सामने पाकिस्तान या फिर कोई दूसरी टीम होती है, देश की टीम होती है, तो हमारा पूरा भारत क्या हो जाता है? एक हो जाता है। भारत के प्रत्येक नागरिक जो होते हैं अपने देश के बारे में सोचने लग जाते हैं, प्रार्थना करने लग जाते हैं कि हमारा देश जो है जीत जाए। ठीक है, वो लोग ये नहीं देखते कि हम मुस्लिम हैं, हिंदू क्या हैं, वो सब अपने देश भारत के बारे में सोचते हैं दोस्तों। तो इसी भावना को क्या बोलते हैं? इसी भावना को राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको राष्ट्रवाद जो है बढ़िया से समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की चिंगारी किसकी वजह से जगी? फ्रांस की वजह से जगी। फ्रांस के अंदर पहली बार
1789 के अंदर क्रांति हुई, जिसका देखी देखी यूरोप के अन्य देशों ने जो भी है अपने राजा को गद्दी से उखाड़ फेंकने और फ्रांस की जैसी ही सरकार, फ्रांस की जैसी ही व्यवस्था को अपने देश में स्थापित करने के लिए उन लोगों ने भी बगावत कर दी। जैसे जंगल के अंदर एक पेड़ जलता है तो पूरे जंगल के अंदर आग फैल जाती है ना, इसी तरह से यूरोप के अंदर जो है जो बदलाव की आग थी वो सबसे पहले फ्रांस के अंदर लगी और फ्रांस से होते हुए पूरे यूरोप के अंदर वो फैल गई। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा। तो देखिए, राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण होते हैं? कुछ कारण होते हैं दोस्तों राष्ट्रवाद आने के। ठीक है, पहला कारण क्या है? निरंकुश शासन व्यवस्था। याद रखिए, फ्रांस के अंदर जो राजा था ना दोस्तों, बहुत निरंकुश था। वो अपनी प्रजा के लिए कुछ भी नहीं करता था। जो सारा जो है राजकोषीय धन कहाँ लगाता था? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाता था। ठीक है दोस्तों, अपने शान और शौकत के लिए। उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी प्रजा कैसी है, भुखमरी में क्या हालत है, बाहरी आक्रमण वगैरह उनके ऊपर हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं होता था। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में क्या हो गया? उदारवादी विचारों का प्रसार हो गया। देखिए, समाज में कुछ ऐसा वर्ग, मध्यम वर्ग या कुलीन वर्ग था जिसके अंदर लोग पढ़े लिखे थे। कुछ लोग डॉक्टर थे, कुछ लोग वकील थे, कुछ लोग इंजीनियर थे, कुछ लोग विचारक थे। तो उन लोगों ने जो है जनता को जागरूक करना शुरू कर दिया कि हम लोगों ने कैसे राजा को चुना है, या फिर हमारा राजा इतना निरंकुश है कि उसको अपनी प्रजा से कोई मतलब ही नहीं है। वो लोग क्या चाहते थे? वो लोग जो है बदलाव चाहते थे दोस्तों। क्या चाहते थे दोस्तों? बदलाव चाहते थे। तो बदलाव चाहते थे, तो उदारवादी जो विचारक थे वो बदलाव चाहते थे। उसके बाद में समाज के अंदर ये तीन धारणा आ गई कि अभी हमें क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, हमें समानता चाहिए, और हमें क्या चाहिए? बंधुत्व चाहिए। याद रखिए दोस्तों, ये तीन चीज़ें जो है हम लोगों ने कहाँ से ली हैं? हमारे जो भारतीय संविधान के प्रियम्बल में ये तीन चीज़ें हम लोगों ने फ्रांस से ही ली है। क्या लिए? स्वतंत्रता, यानी जो फ्रांस का प्रत्येक नागरिक क्या स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में ना हो, वो समान हो, समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि अमीर गरीबी का वो है। उसके बाद में बंधुत्व होना चाहिए, यानी कि सबके अंदर भाईचारा का प्रेम होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। आप देखिए, समाज के अंदर एक मध्यम वर्ग था जिसके पास बेशक शक्तियाँ नहीं थी, लेकिन वो बहुत शिक्षित था। वो लोगों को जागरूक करता था, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में क्या करता था? ज्ञान देता था। तो ये तमाम कारण बने जिसकी वजह से फ्रांस के अंदर क्या हो गया? राष्ट्रवाद आया। और ये फ्रांस का राष्ट्रवाद धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों, जर्मनी, इटली, इन जगहों पर फैल गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो राष्ट्रवाद के जो कारण हैं, कौन कौन से? निरंकुश शासन की व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रचार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। तो ये कारण बना था यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद आने का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर देखिए कि यूरोप के अंदर जो है राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास कैसे हुआ, किस क्रम में जो है उसका विकास हुआ, कौन कौन सी घटनाएं पहले हुई इसके बाद में। तो पूरा क्रम यहाँ पर दे रखा है। इसी क्रम को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले यूरोप के अंदर आग लगती है फ्रांसीसी क्रांति की 1789 के अंदर, फ्रांस देश के अंदर। ये इसके बाद में क्या आता? नागरिक संहिता आती दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में वियना की संधि होती है 1815 के अंदर। फिर उसके बाद में उदारवादी जो होते हैं वो क्रांति कर देते हैं। फिर जर्मनी का एकीकरण होता है। फिर उसके बाद में इटली का एकीकरण होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाँ। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान यानी कि राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती है। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों के राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार। अब देखिए, मैं आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ ना, उसको बहुत ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर एक शब्द आया, एक बंदे का नाम आया, जिसका नाम है नेपोलियन। देखिए, फ्रांस के अंदर जो है 1789 से पहले एक राजा था, वो बहुत निरंकुश था। उस राजा के खिलाफ जो है नेपोलियन ने फ्रांस की जनता को एकजुट किया, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा की। राष्ट्रवाद की भावना उसने कैसे पैदा की दोस्तों? तो देखिए, राष्ट्रवाद की भावना उसने कई चीज़ों की सहायता से पैदा की। उसने जो है एक गीत बनाया, जिस गीत को गाकर फ्रांसीसी लोग अपने आप को समान समझते थे। उसने एक झंडा तैयार किया। उसने जो है पोस्टर, फोटोज़ वगैरह बनवाना शुरू किया, जिससे कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सके। ठीक है, फिर नेपोलियन ने जो मध्यम वर्ग, शिक्षित वर्ग था, उसको अपने साथ लेकर के क्या कर दिया? समाज के अंदर क्रांति कर दी दोस्तों। ठीक है, राजा के खिलाफ क्रांति कर दी। और राजा का क्या कर दिया? तख्ता पलट कर दिया दोस्तों। राजा का कर दिया तख्ता पलट। अब जब राजा का तख्ता पलट कर दिया तो वो नेपोलियन जो है स्वयं क्या बन गया? स्वयं शासक बन गया दोस्तों। नेपोलियन क्या बन गया? स्वयं शासक बन गया। तो जब नेपोलियन जो है दोस्तों स्वयं शासक बना, तो नेपोलियन ने कई सारी चीज़ों को लागू किया। तो देखिए, नेपोलियन ने कई सारी चीज़ों को लागू किया। देखिए,
नेपोलियन ने जो है दोस्तों कई सारी चीज़ों को लागू किया। सबसे पहले देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद, संविधान आधारित शासन। नेपोलियन ने बोला कि भाई समाज के अंदर क्या होगा, समाज के अंदर संविधान बनाया जाएगा। ये नहीं, बेशक नेपोलियन जो है वो जनता ने उसको चुना था कि भाई तुम शासन करो हमारे यूरोप देश के अंदर, क्योंकि जो इससे पहले राजा था वो बहुत निरंकुश था। तो नेपोलियन जैसे सत्ता के अंदर आया तो नेपोलियन ने सबसे पहले क्या चीज़ की व्यवस्था की, उसने बोला कि देश के अंदर संविधान होगा। ठीक है दोस्तों, देश के अंदर जो होगा क्या होगा, देश के अंदर होगा दोस्तों संविधान होगा। तो उसके बाद में दोस्तों समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार को उसने बढ़ावा दिया। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में नई फ्रांसीसी तिरंगा बनाया गया, नेशनल असेंबली का गठन किया गया। नेशनल असेंबली बनाई गई जहाँ पर जो है अन्य प्रतिनिधि चुनकर आएंगे और फ्रांस के अंदर कौन कौन से कानून वगैरह होंगे उन सबको वहाँ पर बनाएंगे। लेकिन पहले कौन बनाता था, पहले राजा अपने मन से कानून बना देता था, जनता से पूछता भी नहीं था। लेकिन जैसे फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, नेपोलियन सत्ता के अंदर आया तो नेपोलियन ने तमाम चीज़ें बनाना शुरू कर दिया। आंतरिक एवं आयातिक निर्यात शुल्क समाप्त एवं माप तोल की एक समान व्यवस्था की जाएगी, यानी आर्थिक सुधार भी किया उसने। फ्रेंच को एक राष्ट्रभाषा बनाया गया। देखिए उसने फ्रेंच जो भाषा थी उसको एक राष्ट्रभाषा बनाया ताकि देश के अंदर जो है भाषा के आधार पर एकता स्थापित की जा सके दोस्तों। उसके बाद में देखिए नेपोलियन जैसे सत्ता के अंदर आता है तो एक चीज़ लागू करता है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं 1804 की नागरिक संहिता। देखिए जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी उसने बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि जो राजा का बेटा वही राजा बनेगा, ऐसा नहीं कि जो अमीर है तो उसको सारे अधिकार वगैरह दिए जाएंगे, नहीं, जन्म के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे। उसके बाद में क्या बोला उसने, कानून के सामने सब समान होंगे और संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन राजा के टाइम में क्या होता था कि जो पैसे वाला होता था उसके पास कुछ विशेषाधिकार होते थे, लेकिन जो गरीब होता था उसके पास विशेषाधिकार नहीं होते थे दोस्तों। ठीक है, प्रशासनिक विभाजनों को क्या बनाया गया, सरल बनाया गया। सामंती व्यवस्था को क्या किया गया दोस्तों, समाप्त किया गया। सामंती व्यवस्था का मतलब क्या होता है, सामंती व्यवस्था का मतलब होता है फ्यूडलिज्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों फ्यूडलिज्म, जिसको जमींदारी वगैरह भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, उसको बाद में किसानों को भू दासत्व और जगीरदारी शुल्कों से मुक्त किया गया। देखिए उस समय क्या होता था, किसानों को जो है बड़े बड़े जमींदारों जो है सामंतों की भूमि पर क्या करना पड़ता था दोस्तों, करना पड़ता था बेगारी। क्या करना पड़ता था दोस्तों, बेगारी, यानी कि आप मजदूरी करोगे लेकिन आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। आप मजदूरी करोगे लेकिन आपको क्या नहीं दिया जाएगा दोस्तों, पैसा नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ की क्या की, इस चीज़ की जो है नेपोलियन ने समाप्ति कर दी 1804 के नागरिकता संहिता के उस पर। पेपर के अंदर सवाल आएगा कि 1804 की नागरिकता संहिता की विशेषता बताइए, तो आप लोग इस तमाम चीज़ें बताने वाले हो। उसके बाद में शहरों में कारीगरों की श्रेणी के नियंत्रण को हटा दिया गया दोस्तों। तो ये तमाम जो थे बदलाव 1804 की नागरिकता संहिता की सहायता से नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर लागू किए थे। ठीक है, हाँ। उसके बाद में देखिए, अब देखिए उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, उसके बाद में उदारवादी राष्ट्रवाद, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में ये लोग सुधार करते हैं। अब देखिए कुछ उदारवादी जो थे समाज के अंदर वो कुछ सुधारों की बात करते थे। ठीक है, वो कौन कौन सी सुधारों की बात करते थे दोस्तों, वो देखिए। उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे, उदारवादी का मतलब क्या होता है, देखिए उदारवाद का मतलब होता है कि जो ये विचार रखे कि भाई कि सबको जो है सबके पास अधिकार होना चाहिए। उदारवादी कौन होते हैं दोस्तों, उदारवादी वो लोग होते हैं जो ये बात मानते हैं कि भाई जियो और जीने दो, यानी कि जो दूसरों के मान सम्मान, स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करते हैं, यानी कि जिनका दिल कैसा होता है, बहुत उदार होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, वो अपने अधिकार के साथ साथ दूसरों के अधिकारों की बात करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उदारवादी बोलते हैं। तो उदारवादियों ने क्या बोला, देखो उदारवादी ने बोला कि सहमति पर आधारित सरकार होगी। उन्होंने बोला कि भाई जनता की सहमति के आधार पर सरकार का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, संविधान आधारित सरकार होगी, यानी कि संविधान बनाया जाएगा और उस संविधान के अंदर जो कानून होंगे उसी से देश का क्या किया जाएगा, शासन किया जाएगा। संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित होगा, यानी कि देश के अंदर एक संसद होगी और प्रतिनिधि चुनकर संसद के अंदर जाएंगे और देश के लिए कानून बनाएंगे। और विशेषाधिकारों का क्या किया जाएगा, अंत किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पैसे वाले तो आपको कुछ अलग विशेषाधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद में क्या बोला दोस्तों, उन्होंने बोला कि कानून के समक्ष सब समान होंगे, मताधिकार का समर्थन लेकिन सबके लिए नहीं, मुक्त बाजार होना चाहिए, वस्तु एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से क्या होना चाहिए, मुक्ति होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उदारवादियों ने जो है तमाम बातें की थी। अब देखिए 1815 के उपरांत में यूरोप में रूढ़िवाद। अब देखिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं। नेपोलियन जो था उसने फ्रांस को क्या कराया था, फ्रांस को जो है राजा से
आज़ादी दिलाई थी। ठीक है दोस्तों, जनता को एकजुट करके, ठीक है। लेकिन नेपोलियन जो था वो स्वयं एक क्या था, साम्राज्यवादी विचारधारा का इंसान था। अब ये क्या मतलब होता है दोस्तों, उसने जो है फ्रांसीसी लोगों को एकजुट करके जो है राजा से मुक्ति तो दिलाई, लेकिन वह स्वयं नेपोलियन जो था सत्ता पाने के बाद स्वयं क्या हो गया था, निरंकुश हो गया था दोस्तों। क्या हो गया था, निरंकुश हो गया था। वह केवल क्या करता था, उसको जो है फ्रांस जो उसका जो है विस्तार करना था, फ्रांस का क्या करना था, विस्तार। वो दूसरे जो है दूसरे देशों पर आक्रमण करता था। दूसरे देशों पर आक्रमण करके क्या करता था, विस्तार करता था दोस्तों। उसको मतलब नहीं था कि उसके देश के अंदर जनता, उसने जो जो वादे किए हैं वो ठीक से पूरे हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे दोस्तों। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आया कि जो है नेपोलियन कई सारी लड़ाइयाँ जो हारने लग गया। जब नेपोलियन कई सारी लड़ाइयाँ हारने लग गया तो जो समाज के अंदर रूढ़िवादी थे उसने जो है नेपोलियन को बोला, नेपोलियन को सत्ता से हटा दिया और स्वयं जो है उन लोगों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, शासन स्थापित कर लिया। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब वही पुरानी स्थिति आ गई। फ्रांस जो कभी राजतंत्र से ग्रसित था, अब सेम कंडीशन वही आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ये रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी क्या बात करते थे, रूढ़िवादी बोलते थे कि भाई राजतंत्र ही सबसे अच्छा तंत्र है। ठीक है दोस्तों, राजतंत्र बढ़िया है। ठीक है, हाँ, राजतंत्र को लोग क्या बोलते थे, राजतंत्र को जो है वो लोग बहुत बढ़िया बोलते थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए राजतंत्र को वो लोग बढ़िया बोलते थे। 1815 के उपरांत में 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ हो गया। यानी कि जो यूरोप की जो सरकारें थी वो पुरानी रूढ़िवाद की तरफ जाने लगी, क्योंकि नेपोलियन हार चुका था। नेपोलियन ने जो वादे किए थे वो उसको पूरा नहीं कर पाया था। उसके बाद में अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर कमी विस्तार पर जोर दिया। ठीक है दोस्तों, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन जिसे कांग्रेस कहा गया का आयोजन वियना में किया गया। ठीक है दोस्तों, वियना जो है वर्तमान में ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रिया चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। याद रखिए, वियना संधि के अंदर वो तमाम काम किए गए थे जो नेपोलियन ने अपने देश के अंदर या अपने विजित क्षेत्रों पर लागू किए थे। सबको ये कांग्रेस वियना संधि ने सारी चीज़ों को क्या कर दिया था, बदल दिया था। जहाँ जहाँ पर प्रजातंत्र था तमाम जगहों पर राजतंत्र और रूढ़िवादी विचारधारा आ गई थी दोस्तों। ठीक है, हाँ, आगे देखिए, आपको जो है विशेषता बताया जाता है। देखिए 1815 वियना संधि की विशेषता है, फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई। देखिए फ्रांस जिसको जो है नेपोलियन ने क्या था, मध्यम वर्ग शिक्षित वर्ग के साथ मिलकर के राजतंत्र की समाप्ति की थी। फ्रांस के अंदर दोबारा क्या आ गया था दोस्तों, फ्रांस के अंदर जो है दोबारा क्या आ गया था, राजतंत्र आ गया था, राजवंश आ गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था का कायम करना था। अब देखिए यूरोप जो धीरे धीरे क्या हो रहा था, राष्ट्रवादी आंदोलन से जो है आधुनिक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में जा रहा था। फिर दोबारा क्या होने लग गया, वो रूढ़िवादी होने लग गया। फ्रांस में उन इलाकों में से आधिपत्य खो दिया जिसने नेपोलियन के समय जीता था। देखिए फ्रांस उन सब देशों से हाथ धोने लग गया जिस देशों को जो नेपोलियन ने अपने शासनकाल के दौरान जीता था दोस्तों। फ्रांस की सीमा पर छोटे छोटे नए राज्यों का स्थापन कर दिया गया, यानी कि वो तमाम काम किए गए जिससे कि फ्रांस क्या हो जाए, कमज़ोर हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फ्रांस उस समय बहुत मजबूत हो चुका था नेपोलियन के शासनकाल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, देखिए ये थोड़ा सा बताया गया ड्यूक मेटरनिक के बारे में। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं इसको बढ़िया से। ये बस बता रखा है, कुछ नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे। फिर जूसेपे मैस्सिनी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से काम की चीज़ें। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। अब देखिए 1848 के बाद क्या हो गया, यूरोप में जो है राष्ट्रवाद बिल्कुल ही खत्म हो गया। ठीक है, जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लग गया। लोग राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल किया। यद्यपि मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर इसे राजधानी और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया।
जब लोग दूसरे जैसे जर्मन वगैरह वाले राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ाते थे तो वहाँ का जो राजा वगैरह होता था निरंकुश, वो उसको दबा देता था। वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी जो है फ्रांस की तरह क्या क्या हो जाए, प्रजातांत्रिक हो जाए दोस्तों। इसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। देखिए अब जर्मनी का क्या होगा दोस्तों, एकीकरण होगा। देखिए जर्मनी का एकीकरण 1866 से लेकर 1871, एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में। प्रसा एक नेता था जिसके एक नेतृत्व में, जिसके नेतागिरी में जो है जर्मनी क्या हो गया, एकीकरण हो गया। प्रसा के प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई। याद रखिएगा, जैसे भारत का बिस्मार्क किसे बोला जाता है, अटल बिहारी भारत का बिस्मार्क किसे बोला जाता है, तो भारत का जो बिस्मार्क है वो बोला जाता है दोस्तों किसको, वो बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने जो है देश को जो है क्या कराया था दोस्तों, इन्होंने देश का क्या किया था दोस्तों, देश का एकीकरण, यानी कि कई सारी रियासतों को मिलाकर के देश को मजबूत बनाया था। सेम इसी तरह से जो बिस्मार्क था जर्मनी के बिस्मार्क ने भी क्या किया था, जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है, 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1871 में काइजर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रसा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, देखिए नए जर्मन राज्य में मुद्रा बैंकिंग, न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। ये तमाम बदलाव किए गए थे जर्मनी के अंदर दोस्तों। ठीक है, ये सारे बदलाव हुए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यूरोप के अंदर जो है एक देश आज़ाद होता है तो दूसरा जो देश होता है, दूसरे देश के जो नागरिक होते हैं वो लोग भी जो है दूसरे देश की देखा देखी अपने देश के अंदर राष्ट्रवादी आंदोलन चलाने लग जाते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आना चाहिए कि जब यहाँ से देखा देखी लोग राष्ट्रवादी आंदोलन चला रहे तो क्या विश्व में अन्य जगहों पर भी यहाँ के देखा देखी लोगों ने इन चीज़ों को कॉपी किया, तो बिल्कुल कॉपी किया। भारत के अंदर जो है राष्ट्रवादी अगर आंदोलन चला है तो हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत सिंह जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, महात्मा गांधी थे, ये सब लोग जो विदेशों के अंदर पढ़ते थे, ये लोग कहाँ पढ़ने गए, अधिकतर ये लोग यूरोप गए, अमेरिका गए, और ये उन जगहों पर गए जहाँ की जनता ने स्वयं जो है देश को कैसे आज़ाद करा, राष्ट्रवादी आंदोलनों से आज़ाद किया। वो सारी चीज़ें इतिहास की किताबों के अंदर लिखी होती थी। तो जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उन किताबों को पढ़ते थे कि भैया यूरोप के देश फ्रांस ने अपने आप को इस तरह से आज़ाद कराया, जर्मनी ने अपने आप को इस तरह से आज़ाद कराया, जब ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वो सब चीज़ें पढ़ते थे तो वो लोग मोटिवेट होते थे। वो सोचते थे कि यार जब फ्रांस अपने देश को आज़ाद करा सकता है तो भारत जो है वो राष्ट्रवादी आंदोलन अपने देश के अंदर क्यों नहीं चला सकता। तो हम लोग कहीं ना कहीं मोटिवेट हुए थे। इसी तरह से एक देश दूसरे देश से क्या होता है दोस्तों, मोटिवेट होता है। तो देखिए जर्मनी का एकीकरण हुआ तो जर्मनी का देखी इटली ने भी क्या किया, अपना एकीकरण किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बता रहा है इटली जो है 7 राज्यों के अंदर बटा हुआ था, छोटे छोटे में। ठीक है, उसके बाद में 1830 के दशक में जूसेपे मैस्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1 नंबर में सवाल आ सकता है कि भैया इटली का एकीकरण किसने किया था। जिस तरह से जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था उसी तरह से इटली का एकीकरण किसने किया था, यानी कि इटली को जो मजबूत किसने किया था, तो किसने किया था, मैस्सिनी ने किया था दोस्तों। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। 1859 में फ्रांस में सार्डिनिया पिडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रेलिया बलों को हरा दिया। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये परिवर्तन इटली के अंदर आए। उसके बाद में देखिए ये थोड़ा सा बताया गया है काउंट कैमिले द काउर के बारे में। ठीक है, ये जूसेफ गैरिबाल्डी के बारे में बताया गया है। तो देखिए अब देखिए पहले जर्मनी, इटली, अब कौन हो गया, यूनान हो गया दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था। यानी कि ओटोमन साम्राज्य एक राजा होता था, खलीफा, जो है यूनान के ऊपर शासन करता था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, देखिए यूनान के अंदर 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की उपरांत के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। अब देखिए यूनान के लोगों ने देश को आज़ाद कैसे कराया, वो लोग कहाँ से प्रेरित हुए दोस्तों, तो उन लोगों को जो मोटिवेशन कहाँ से मिला, उन लोगों को जो है मोटिवेशन मिला फ्रांस से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। अब यूनान के लोग भी सोचने लगे कि जब फ्रांस के लोग आज़ाद हो सकते हैं
तो हम क्यों नहीं राजा से आज़ाद हो सकते हैं। तो देखिए 1821 से वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। अब देखिए यूरोप के लोगों ने भी समर्थन किया कि भाई जो यूनान है वो आज़ाद हो जाए। जिस तरह से भारत की आज़ादी में कौन मदद कर रहा था हम लोगों को, भारत की आज़ादी के अंदर जो है सुभाष चंद्र बोस किससे मदद मांगने गए थे, जर्मनी से मदद मांगने गए थे, जापान से मदद मांगने गए थे दोस्तों। इसी तरह से जो है पड़ोसी देश मदद करता है। विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी आज़ादी के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों के कवि लॉर्ड बायरन ने धनराशि एकत्र किए एवं युद्ध के लिए भी गए, जहाँ 1824 में बुखार से उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो भारत के अंदर जब राष्ट्रवादी आंदोलन था तो जो कवि वगैरह थे जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, वो कविता ऐसी लिखते थे कि उसको पढ़ने के बाद राष्ट्रवादी जो भारत के लोग थे उनके अंदर क्या आ जाता था, राष्ट्रवादी भावना आ जाती थी। लोग चित्रों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, है ना दोस्तों, कहानियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे ताकि लोग जो है एकजुट होकर के जो है राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए क्या करें, लड़ाई करें। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। ये जो कुस्तुनतुनिया ना दोस्तों वर्तमान का क्या है, वर्तमान का तुर्की है दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में दोस्तों राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। राष्ट्रवाद कोई एक दो दिन का खेल नहीं होता दोस्तों, कई सौ साल लग जाते हैं। 10 साल 20 साल के बाद जो एक परिवर्तन दिखता है। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्रीय राज्य नहीं था। देखिए आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूह पर विस्तार आरंभ किया। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। अब ब्रिटेन के अंदर भी देखो क्या होता है, ब्रिटेन के अंदर भी होता है राष्ट्रवादी आंदोलन होता है दोस्तों, ठीक है। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन का गठन किया गया था। 1798 में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था। हम जो यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं ना, तो उसके अंदर 3 देश हैं। एक तो कौन कौन से देश हैं दोस्तों, उसके अंदर 3 देश हैं। देखिए कौन कौन से हैं 3 देश, कौन कौन से हैं दोस्तों। देखिए पहला तो है आपका इंग्लैंड, उसके बाद में स्कॉटलैंड, और उसके बाद में कौन देश आगे, आयरलैंड। इन 3 देशों को जब मिला देते तब क्या बनता है, क्या बनता है दोस्तों, बनता है यूके। क्या बनता है, यूनाइटेड किंगडम। किंगडम का मतलब होता है संयुक्त राजतंत्र, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। देखिए बाल्कन भौगोलिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि ये 2 देश हैं दोस्तों। इनको बाल्कन कंट्रीज बोलते हैं, बाल्टिक नेशंस बोलते हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लोवाक कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। अब ये लोग भी क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जे जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों की जबरदस्त प्रतिस्पर्धा हुई। देखो अब मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा उसको बहुत ध्यान से सुनो। देखिए यूरोप के अंदर जो देश थे जैसे फ्रांस, उसके बाद में जर्मनी, इटली, ठीक है, उसके बाद में यूके, ये सारे देश क्या थे दोस्तों, ये सारे देश स्वयं राजतंत्र के भुक्तभोगी थे। यानी कि इनके यहाँ पर स्वयं क्या था दोस्तों, राजतंत्र था। लेकिन जैसे ही ये लोग क्या हो जाते हैं, जैसे ही ये लोग प्रजातंत्र यहाँ पर आ जाता है, या फिर जो राजतंत्र ख़त्म हो जाता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर राजतंत्र ख़त्म हो जाता है और ये लोग क्या हो जाते हैं, ये लोग जैसे ही मजबूत हो जाते हैं, मजबूत होने के बाद में ये लोग अपने से छोटे देशों को क्या बनाने लग जाते थे, अपने से छोटे देशों को बनाने लग जाते थे ये लोग उपनिवेश। क्या बनाते थे दोस्तों, उपनिवेश बनाते थे। उपनिवेश का मतलब क्या होता है, उपनिवेश का मतलब होता है कि किसी संसाधन संपन्न छोटे देश को गुलाम बना लेना और उसके तमाम प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना, दोस्तों, उपयोग करना। क्या करना दोस्तों, उपयोग करना। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी तो भारत को उसने अपना क्या बनाया था, भारत को उसने जो है अपना उपनिवेश बनाया था, ठीक है। तो इसी तरह से ये देश जो है शुरू में तो ये लोग खुद राष्ट्रवादी आंदोलन किए, लेकिन बाद में इन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया, साम्राज्यवाद बनाना कर दिया, अपने से छोटे देशों को इन्होंने गुलाम बनाया, ठीक है दोस्तों। जिस तरह से यूके ने, ईस्ट इंडियन कंपनी ने भारत को, श्रीलंका को, अफगानिस्तान को, बर्मा को,
चीन को, ऑस्ट्रेलिया को, तमाम देशों को, अफ्रीका को क्या बना लिया था, अपना साम्राज्यवाद बना लिया था। ठीक है दोस्तों। हाँ, उसके बाद में दोस्तों देखिए, राज्य की दृश्य कल्पना क्या थी। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूँ चित्रित किया, जैसे वे कोई व्यक्ति हो। राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। जैसे भारत के अंदर जब राष्ट्रवाद हुआ तो एक देश को भारत माता की तरफ दिखाया जाता था ना दोस्तों, उसी तरह से यूरोप के अंदर भी ऐसा था। राष्ट्र को व्यक्ति जामा पहनाते हुए नारी रूप में चुना गया। ठीक है, विचार को ठोस प्रदान प्रयास किया गया, जिसको लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया। ठीक है ना। हाँ, तो ये सब चीज़ें राष्ट्रवादी को बढ़ावा देने के लिए की जाती थी। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा ये बढ़िया से। ठीक है, ये फ्रैंकफर्ट संसद क्या है ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, राष्ट्रवाद के अंदर समाज के प्रत्येक तबका जो होता है पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का क्या योगदान था दोस्तों। बिल्कुल योगदान था। महिलाओं ने क्या बनाए, राजनीतिक संगठन बनाए, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष किया, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में क्या लिया उन्होंने, पार्टिसिपेट किया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, विभिन्न प्रतीकों और चिन्हों और उनका अर्थ। एक नंबर में सवाल आ सकता है। ठीक है, हर प्रतीक का कुछ ना कुछ मतलब था। ठीक है, जैसे कि देखिए प्रतीक और उसका महत्व क्या था। ठीक है, देखिए टूटी हुई हड्डियों का मतलब क्या था दोस्तों, इसका मतलब था आज़ादी मिलना। उसके बाद में बाज छाप वाला कवच, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति। उसके बाद में बलूत पत्तियों का मुकुट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वीरता। उसके बाद में तलवार का मतलब क्या था दोस्तों, तो मुकाबले की तैयारी। उसके बाद में तलवार पर लपटी जैतून की डाली का मतलब क्या था, इसका मतलब था शांति की चाय। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा का मतलब क्या था दोस्तों, इसका मतलब था उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। उगते सूरज का मतलब क्या था, तो उगते सूरज का मतलब था दोस्तों एक नए युग की शुरुआत। तो ये जो है ये सारी चीज़ें आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, ये जो है पूछ सकता है पेपर के अंदर। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर कई सारे कथन वगैरह हैं। 1850 का डाक टिकट, इसमें मरियाना की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। चित्रकार फिलिप वेट ने जर्मेनिया का ये चित्र 1848 में बनाया। विभिन्न प्रतीक चिन्ह जिनका उपयोग राष्ट्रवाद के विकास के लिए किया जाता था। और कुछ प्रमुख कथन भी हैं। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने बोला, मेटरनिख ने बोला। मैथ्सनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन, मेटरनिख ने बोला। तो ये था दोस्तों यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद, कि यूरोप के अंदर जो है, जो कभी यूरोप पहले राजतंत्र से ग्रसित था, यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद कैसे आता, और वो लोग जो है एक आधुनिक शासन व्यवस्था जिसको जनतंत्र या प्रजातंत्र बोलते हैं, उन्होंने कैसे उसको अपनाया। उस अपनाने की पूरी यात्रा को जो है राष्ट्रवाद बोला जाता है। कैसे यूरोप के राष्ट्रवाद की आग सबसे पहले फ्रांस के अंदर 1789 के अंदर लगी, और ये आग धीरे धीरे जर्मनी, इटली, उसके बाद में आपका यूनान, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर पहुंच जाती है दोस्तों। तो यही जो है यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर मैंने आप लोग को पढ़ाया, यही था यूरोप में राष्ट्रवाद। अब इसी का देखा देखी जो है भारत जैसे उपनिवेशिक देश जो है अपने देश के अंदर क्या करने लग जाते हैं, राष्ट्रवाद करने लग जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चैप्टर जो है बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर कहीं डाउट लग रहा है तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा। ठीक है, अगर कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है बढ़िया से समझ में आया होगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए प्यारे प्यारे। आप सब्सक्राइब शेयर करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जो वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल है आपके लिए, तो मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।